आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ मैं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम। आज क्या क्या बात करेंगे जल्दी से बताती हूँ। तो सबसे पहले बात होगी इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मौजूदगी से क्यों कोविड की बीमारी गंभीर हो जाती है। और फिर बात एक सर्वे की जिसमें 55% शहरी भारतीयों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है। जानेंगे इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ इस सर्वे में पाया गया है। वैक्सीन तो अब आ गई है, लेकिन किन लोगों को वैक्सीन सोच समझ कर लगवानी चाहिए। क्या आपको अगर कोरोना हो चुका है तब भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या आपको लगवानी चाहिए। इन सब पे जरा ठहर कर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से अपील की है कि देश भर में लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाई जाए। दिल्ली का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यहाँ के लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं देती है तो दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर दिल्ली की जनता को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का असर अब देश में चल रहे अन्य अभियानों पर पड़ता दिख रहा है। 17 जनवरी को होने वाली पोलियो टीकाकरण दिवस को अब आगे बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण अभी इस कार्यक्रम को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत बायोटेक एक स्पेशल जेस्चर के तहत केंद्र सरकार को मुफ्त में 16.50 लाख कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि भारत सरकार 55 लाख डोज भारत बायोटेक से खरीदने वाली है। भारत में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। सीरम की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा 4 अन्य वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। अहमदाबाद की जाइडस कंपनी देश में तीसरी वैक्सीन ला सकती है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक 5, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई और जेनोवा द्वारा डेवलप की जा रही mRNA वैक्सीन कतार में है। केरल में आज से सिनेमा हॉल फिर से खुल गए हैं। पिछले साल कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद राज्य में सभी सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में अभी भी कोरोना के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में पता लगाने के लिए WHO की विशेषज्ञों की टीम 14 जनवरी को सीधे वुहान पहुंचेगी। चीन में 5 महीने बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद चीन के 4 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार 28 मिलियन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक का ब्राजील से करार हुआ है। करार के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन अब ब्राजील जाएगी। ब्राजील की कंपनी प्रेकिसा मेडिकामेंटोस ने हाल ही में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के ऑफिस का दौरा किया था। वैसे तो कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी लिस्ट में और भी सिम्टम्स जुड़ते आए हैं, चाहे वो दिल हो या हमारा दिमाग। आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। पहले बताती हूँ कि ये रिसर्च कहाँ की गई है। हांगकांग की चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है। यूनिवर्सिटी की टीम ने क्या किया है कि 100 पेशेंट्स को लिया है, इनकी स्टडी की है जिनकी हांगकांग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। स्टडी के दौरान पाया गया कि कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रही है। रिसर्चर्स ने कहा कि कोविड पेशेंट्स के इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है वो इस बीमारी को और गंभीर बना सकता है। मैंने पारस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर अनुकल्प प्रकाश से पूछा, डॉक्टर, जब किसी को कोविड होता है तो उसके इंटेस्टाइन में ऐसा क्या कुछ बदलाव हो रहा होता है जिससे कोविड की जो सिवियरिटी है, गंभीरता जो है वो बढ़ जाती है? देखिए, जो कोविड का जो वायरस है
वो एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर के थ्रू एंट्री करता है लंग्स के अंदर, उसको ACE2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। लेकिन और वो ACE2 रिसेप्टर्स हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी पाए जाते हैं। तो जब भी किसी को कोविड होता है तो इंटेस्टाइन भी अफेक्ट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी है वो अफेक्ट होती है। और जिन लोगों में बैक्टीरिया अफेक्ट होते हैं उन लोगों में कोविड की सीवियरिटी ज्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू दोज जिन लोगों में इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं हुए हैं। सो डिजीज की सीवियरिटी डिटरमाइन होती है इंटेस्टाइन के इन्वॉल्वमेंट से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे 30% लोगों में कोविड का प्रेजेंटेशन जो है वो लंग के सिम्टम ना होके इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डायरिया होना, पेट में दर्द होना, भूख न लगना, टेस्ट का चला जाना, ये सब सिम्टम से प्रेजेंटेशन होती है। और खांसी, जुकाम और बुखार का प्रेजेंटेशन 30% लोगों में नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर, जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं उसमें कोविड रिकवरी के बाद भी लोगों में इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रही है, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ये जो चाइनीज स्टडी करी थी, इन लोगों में ये देखा गया कि जो 100 पेशेंट उसमें देखे गए जो कि कोविड पॉजिटिव RT-PCR प्रूवन पॉजिटिव पेशेंट थे, उन लोगों के उन्होंने फीसिस के सैंपल लिए और उसमें ये देखा कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं और जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके अंदर के जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये उनमें ये स्टडी में पाया गया कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जिसको बोलते हैं बिफिडोबैक्टीरियम, यू बैक्टीरियम, वो उन पेशेंट्स में जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव था उनमें सिग्निफिकेंटली नंबर उनका कम था और इसके कारण इंटेस्टाइन के लाइनिंग में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन लोगों में लंग डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा होती है। और क्योंकि हमारे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो आपकी डिजीज खत्म होने के बाद, RT-PCR नेगेटिव होने के बाद भी वो बैक्टीरिया ऑल्टर्ड रहते हैं। और उन्होंने एज लॉन्ग एज 30 डेज तक उनको ट्रेस करा और ये पाया गया कि वो बैक्टीरियल जो एबनॉर्मेलिटी थी वो परसिस्ट करती है और इन लोगों में बाद में पेट के सिम्टम्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। सो इट कैन लास्ट फॉर मोर देन 30 डेज और सो। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोविड-19 से इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, जो कि हमारे पेट के सिम्टम्स कोविड-19 इवन रिकवरी के बाद भी परसिस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, अब बात ज़रा प्रिकॉशंस की कि जब ये ऐसा हो रहा होता है तो डॉक्टर को किस तरह की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है और जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं और जो नहीं भी हैं उन्हें अपने इंटेस्टाइन की केयर कैसे करनी है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक नया वायरस है और हम सभी लोग इसके लिए स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अभी स्टडीज ही कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो ये पाया गया कि इन लोगों में अगर हम एक जो हमारा लॉकडाउन हुआ था ना, उसका एक प्रभाव तो था कि स्प्रेड को रोका उसने, दूसरा प्रभाव ये भी था क्योंकि हम घर में रहे और हमारा घर का खाना रहा और नॉन वेजिटेरियन डाइट कम रही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाए हमने, तो हमारे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया ज्यादा खराब नहीं हुआ एज कम्पेयर टू दोज जिन लोगों में लॉकडाउन नहीं था और वो बाहर का और नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहे थे। सो इसलिए हमारे देश में इसकी स्प्रेड और इसकी रिकवरी रेट ज्यादा रही। दिस वाज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि अगर किसी को कोविड हो भी जाता है तो हमें गट बैक्टीरिया को रिप्लेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम लंग डिजीज की जो सीवियरिटी है उसको भी कम करते हैं। तो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि गट के बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देती हैं। और हमारे खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वेजिटेरियन डाइट और हेल्दी फूड, प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों में कोविड हो गया है और इवन आफ्टर रिकवरी टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द सीवियरिटी एंड रिकवरिंग
faster recovery from the COVID-19. शुक्रिया डॉक्टर। अब बात करते हैं एक सर्वे पे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले गवर्नमेंट ने ये जानने के लिए एक सर्वे किया है कि कितने लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं। सर्वे की माने तो ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर भी इसमें कई सवाल हैं। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 67% शहरी लोग वैक्सीन लगवाएंगे, वहीं 24% लोगों ने अभी तय नहीं किया है। 8% लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें यह भी है कि 55% लोगों को भारतीय वैक्सीन पर भरोसा ज़्यादा है। मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर रिचीक मिश्रा से बात की। रिचीक, गवर्नमेंट का जो ये सर्वे आया है, ये क्या कहता है? कौन सी बातें इसमें ध्यान देने वाली हैं? देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश भर में क्या पूरी दुनिया में इस तरह की मुगालते और डर और शंका बनी हुई है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही स्वदेशी वैक्सीन को लेने को लेकर के और स्वदेशी वैक्सीन के प्रति भरोसा जताने की बात है, तो वो सभी देशों के साथ लागू होता है। इसमें एक अपनापन महसूस होता है कि अगर भारत में कोई वैक्सीन बनती है तो वो लगता है कि हाँ, ये हमारी कंपनी है, हमारे देश की कंपनी, के साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। ऐसा गाड़ियों के साथ भी अक्सर होता है। लोग देश में बनी हुई गाड़ियों को ज्यादा भरोसा करते हैं बशर्ते दूसरी गाड़ियों के, क्योंकि उनका मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। अब बात रही इस सर्वे रिपोर्ट की, तो यू गवर्नमेंट की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो अर्बन एरियाज के लोग हैं भारतीय है, उनका मतलब 68% लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। करीब 1/4 है, 24% लोग ऐसे हैं जो अभी वो निर्णय नहीं ले पा रहे। वो निर्णय इसलिए भी नहीं ले पा रहे कि पता नहीं वैक्सीन असर करेगी नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है। इस तरह के आशंकाओं से वो लोग ग्रसित हैं, इस वजह से उसको लेकर के अनिश्चित है। उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, वो समझ जाएंगे तो वो वैक्सीन यूज करेंगे। और 8% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। इन लोगों की मानसिक स्थिति क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 8% लोग अगर वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जब तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो जाना चाहते कि वैक्सीन कारगर है, तब तक हो सकता है कि वो वैक्सीन ना ले। रिचिक, सर्वे में ये पता चला है कि जो 55% लोग हैं वो स्वदेशी वैक्सीन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन कोविशील्ड तो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है भी नहीं। तो क्या हम ये समझें कि लोगों के बीच इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न या सूचना का अभाव है, और बाहर की वैक्सीन पर ये अविश्वास क्यों है? देखिए, ये मैंने अभी पहले एक एग्जांपल दिया आपको। जैसे इसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। भले ही गाड़ी, जैसे एक ऑटोमोबाइल कार कंपनी में ले लेता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सी कार कंपनियां और जो गाड़ियों की कंपनियां उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। एग्जाम्पल में नाम नहीं लेना चाहता, बट हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी 4 व्हीलर कंपनी है जिसने जापानीज कंपनी के साथ टाई अप किया था, और उन दोनों ने मिल करके मतलब करीब 3 दशकों से ऑटोमोबाइल सेक्टर पे राज किया हुआ है। उस गाड़ी पर भरोसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बनी है, उसकी असेंबलिंग हमारे यहाँ हुई है। जब भी देश के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गाड़ी या किसी चीज की असेंबलिंग होती है तो उसको थोड़ा सा भरोसा अपने आप बन जाता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। नजदीक जो रहने की एक संबंध होता है ना, कि आपस में हमारे नजदीक है इसलिए हमें वो करीबी महसूस होता है, वो थोड़ा भरोसेमंद महसूस होता है। इसीलिए वैक्सीन के साथ है, जैसे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है या फाइजर की वैक्सीन है, ऑब्वियसली उनका रिसर्च उनको डेवलप किया गया है दूसरे देशों में विदेशी कंपनियों द्वारा। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन की, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो हमारे देश के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास है। अगर दुनिया के 10 बच्चों को किसी तरह की वैक्सीन दी जाती है तो उसमें से 8 वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की प्रोडक्शन यूनिट से निकली हुई होती है। ये एक साल भर पुरानी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से है जो वैक्सीन बनाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी है, ऐसी 2-4 कंपनियां और हैं देश में। तो अगर विदेश की वैक्सीन देश में भी बनती है तो उसके प्रति लोगों का लगाव और उस पर भरोसा वो थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है विदेशी कंपनियों के विदेशी रिसर्च को लेकर के, तो वो
वैक्सीन के असर को देखने के बाद जब पहली खेप एक बार लग जाएगी तो वो लोगों जिनको वैक्सीन लग जाएगा, जिनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, वो लोगों को बताएंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम एकदम ठीक है, तो दूसरे लोग भी आगे आएंगे। तो अभी ये 55% लोग हैं, लेकिन ये 55% लोग जो अभी वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, जो लोग नहीं तैयार है 45%, वो 45% में से बहुत से लोग इस 55% के साथ जुड़ जाएंगे। शुक्रिया ऋचिक। अब देखिए, जिसका इंतज़ार हम पिछले 1 साल से कर रहे थे उसमें अब बस 3 दिन ही बचे हैं। फिर भारत में भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। बाकी की वैक्सीन जैसे मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जैसी जो वैक्सीन है वो भी अपने ट्रायल में सफल साबित हुई हैं और इनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। वैसे तो वैक्सीन बड़ी आबादी के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर कुछ लोगों को बहुत सोच समझकर वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में किन समूह के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी है, पूछा मैंने हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से। हाँ प्रतीक, किन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? जी खुशबू, तो सबसे पहले एलर्जी की समस्या वाले लोगों के लिए सलाह है। दरअसल अमेरिका के CDC यानी जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके अनुसार फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से कई लोगों में गंभीर एलर्जी पाई गई है। एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद छोटी मोटी दिक्कत आम बात है, लेकिन एनाफिलेक्सिस जैसी एलर्जी घातक हो सकती है। CDC की सलाह है कि वैक्सीन में इस्तेमाल किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर किसी को एलर्जी है तो उसे ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। साथ ही अगर किसी को कोई भी इंजेक्शन लगाने के बाद गंभीर एलर्जी की समस्या होती है तो उसे भी कोरोना की वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन के पहले डोज के बाद गंभीर एलर्जी होती है तो CDC ने उन्हें वैक्सीन की दूसरी शॉट नहीं लेने की सलाह दी है। ऐसे में जिन लोगों को एलर्जी की पहले से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें वैक्सीन देने के 15 मिनट बाद तक, जबकि एलर्जी की शिकायत वालों को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। प्रतीक, मैं देख रही थी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं, उन्हें भी डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन लेने की बात की जा रही थी। उनके लिए वैक्सीन कितनी सेफ है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गर्भवती या ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। इसकी एक वजह तो खुशबू ये है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है उनमें कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा पर अब तक कोई डेटा नहीं आया है, क्योंकि उन्हें तो क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया था। ऐसे में इन लोगों में वैक्सीन एक चिंता की बात हो सकती है। हालांकि अमेरिका के कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना की वजह से ज़्यादा बीमार होने का खतरा होता है। भले ही प्रेग्नेंट महिलाओं पर वैक्सीन का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कोरोना से सुरक्षा ज़रूर दे देती है और कोरोना की वजह से प्रेगनेंसी पर पड़ने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचा सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह के बाद ही प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती है। वहीं CDC का इस पर कहना है कि ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चों में वैक्सीन का फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पाया गया है। प्रतीक, एक चीज़ और, जो लोग कोरोना पॉजिटिव रहे हैं यानी जो वायरस से पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए वैक्सीन कितनी सेफ रहने वाली है? क्या उन्हें लगवाना चाहिए? और छोटे बच्चों को लेकर कोई जानकारी है क्या? जी खुशबू, दरअसल क्लिनिकल ट्रायल में सारी वैक्सीन ऐसे लोगों पर सुरक्षित पाई गई थी जो पहले कोविड-19 से संक्रमित रह चुके हैं। CDC का भी कहना है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो आइसोलेशन और इस महामारी से पूरी तरह बाहर ना आ जाए। वहीं एंटीबॉडी थेरेपी लेने वालों को 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं एक चीज़ और मैं यहाँ खुशबू बताना चाहूँगा कि जो ये वैक्सीन मेडिकल कंडीशन वाले लोगों पर भी वैसा ही असर करती है जितना कि स्वस्थ लोगों पर वो करेगी। जहाँ तक सवाल है कि छोटे बच्चों का, तो मॉडर्ना वैक्सीन 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है, तो वहीं फाइजर वैक्सीन 16 उम्र और उससे ज़्यादा के लोगों के लिए मंजूर किया गया है। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, वो 12 साल या उससे ऊपर के आयु वर्ग को दी जा सकती है, जबकि कोविशील्ड है जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की है,
कोविशील्ड का इस्तेमाल 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में किया जा सकता है। इस समय बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन की स्टडी नहीं की गई है, इसीलिए उन्हें वैक्सीन देने के लिए ऑथोराइज नहीं किया गया है। शुक्रिया प्रतीक। तो अगर आप पहले वायरस के चपेट में आ चुके हैं, खासकर अभी 3 महीनों के अंदर ही आप कोविड पॉजिटिव होकर ठीक हुए हैं, तो आप वैक्सीनेशन डिले कर सकते हैं ताकि जिन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिली है उन्हें वैक्सीन पहले लग जाए। अब जाते जाते आपको मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रिहन की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने आपको एक राय दी है। उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। उनसे यही पूछा गया कि पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आइदर अपने आप उनको कोविड हो गया है या वैक्सीनेशन हो गया है। अगर जब तक ये पहुंचेगा तब तक हमें सेफ्टी पूरी रखनी पड़ेगी, मास्किंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तब हमें फीलिंग होगी कि हम सेफ हैं। दूसरा, हमें और जैसे गवर्नमेंट भी चौकन्ना है, हमें भी रहना चाहिए कि म्यूटेशन भी हो रही है। आज तक कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं हुई है कि जिससे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पर फिर भी इनके नए नए जैसे पहलू हैं जिसके लिए हमें अपनी जो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो है, इसके ऊपर अमल अभी भी करना है। ये नहीं कि आपको वैक्सीन लगी तो आप बिल्कुल सारा ये डिस्कार्ड कर दें और अपने आप को भी खतरे में डालें और अपने फैमिली और अपनी कम्युनिटी को भी डालें। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो ये थे डॉक्टर त्रिहन जिन्हें आप सुन रहे थे। चलिए फिर आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।